गुड मॉर्निंग। मैं निशा माथुर आपका सेकेंड ईयर गृह विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। गर्ल्स, संक्रमण और संक्रामक रोगों की श्रृंखला में आज हम अपनी सिलेबस के आधार पर लास्ट रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वो रोग है रेबीज़। आप सबको मालूम है, जब कोई भी मांसाहारी जानवर या कोई पालतू जानवर स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है और उस पशु को यदि टीके नहीं लगे हैं रेबीज़ के, तो वो स्वस्थ मनुष्य के अंदर इस रोग को फैलाने में सफल हो पाता है। रेबीज़ से आप सब वाकिफ़ हैं जैसा कि मैं समझती हूँ, तो इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी। रेबीज़ जो है उसका सबसे बड़ा लक्षण होता है हाइड्रोफोबिया। और जैसा कि आपको मालूम है, हाइड्रो मीन्स जल और फोबिया यानी डर, यानी जल से डर। वास्तव में मनुष्य को जल से डर नहीं लगता, लेकिन जब ये हमारे नाड़ी संस्थान पर इसके विषाणु आक्रमण करते हैं और जो हमारे गले की जितनी भी श्वास नली है और जो हमारी ग्रास नली है उसके अंदर ये विषाणु जाकर के अपनी वृद्धि करते हैं और रोग को फैलाते हैं, जिससे व्यक्ति को कुछ भी चीज़ निगलने में दिक्कत होती है। ठोस पदार्थ ही नहीं बल्कि लिक्विड भी अगर वो कुछ लेना चाहे तो वो नहीं ले पाता। और लिक्विड में सूप और इनके अलावा जल की भी बात करें हम, जो कि प्लेन होता है, तनु होता है, लेकिन वो भी वो व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता। तो आज हम बात करेंगे रेबीज़ की या हाइड्रोफोबिया की या जल संत्रास की। हाइड्रोफोबिया को जल संत्रास भी कहते हैं। संत्रास का मतलब होता है भय, ठीक है। तो जल संत्रास या हाइड्रोफोबिया एक तीव्र संक्रामक और संचारी रोग है, जो एक वायरस जिसका नाम है लिसे वायरस टाइप 1 के कारण होता है। ये वायरस मनुष्य के केंद्रीय नाड़ी संस्थान यानी CNS पर आक्रमण करता है, जिससे एन्सेफेलाइटिस हो जाता है और इसको हिंदी में बोलते हैं तीव्र मस्तिष्क शोथ। एन्सेफेलाइटिस या तीव्र मस्तिष्क शोथ, तो ये इसकी चरम अवस्था है। अगर इस रोग का समय पर इलाज नहीं किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो ये इतना गंभीर रोग है कि ये सीधा सीधा अगर उपचारित नहीं किया जाए सही तरीके से तो वो व्यक्ति को मृत्यु के द्वार तक ले जा सकता है। लिसे वायरस टाइप 1 किसी मांसाहारी जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, सियार, हाइना, भेड़िए, लोमड़ी, शेर, बाघ आदि की लार में पाया जाता है और यहाँ तक कि चमगादड़ की लार में भी ये वायरस पाया जाता है। जानवरों में इस रोग के होने पर रेबीज़ और मनुष्यों में होने पर इसे जल संत्रास कहते हैं, ठीक है। यानी रेबीज़ कब कहलाती है? जब ये जानवरों में हो जाए, और जल संत्रास या हाइड्रोफोबिया कब होता है? जब ये मनुष्यों में हो जाए। यहाँ पर जल संत्रास का शाब्दिक अर्थ है जल से संत्रास, अर्थात जल से भय, जल से डरना। और हाइड्रोफोबिया ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइड्रो और फोबिया, और जिसमें हाइड्रो का हम सब अर्थ जानते हैं जल और फोबिया का अर्थ होता है डर या फियर। तो ये है हाइड्रोफोबिया, जल से डर। तो नाम सेम है दोनों के, पर्यायवाची एक दूसरे के, जल संत्रास और हाइड्रोफोबिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को जल पीने से भी अत्यंत डर लगता है और बहुत अधिक प्यास होने के बाद भी वो पानी नहीं पी पाता या पानी से डरता है। रेबीज़ जो है वो लैटिन शब्द रेबिडस से बना है और रेबिडस का मतलब होता है पागल। तो जब रेबीज़ से ग्रसित कोई कुत्ता या जंगली जानवर स्वस्थ मनुष्य को काटे या उसके किसी घाव को चाटे तो उसकी लार में उपस्थित लिसे वायरस टाइप 1 वायरस जो है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद वो सीधा केंद्रीय नाड़ी संस्थान में पहुंचकर
वहां पर अपनी गुणन क्रिया और वंश वृद्धि करता है। ये वायरस नाड़ी संस्थान को प्रभावित करते हैं। मनुष्य में, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, कि एन्सेफेलाइटिस या मस्तिष्क शोथ हो जाता है और भोजन निकलने की जितनी पेशियां हैं उनमें पीड़ादायक यानी पेनफुल संकुचन होता है, जिससे भोजन निगलने में या पानी पीने में अत्यधिक कष्ट होता है। रोगी पेय पदार्थ भी नहीं पी पाता और जल के प्रति भी उसे पीने में डर लगता है कि मेरे गले में अब दर्द होगा। अतः अत्यधिक प्यास की स्थिति में भी क्योंकि वह पानी नहीं पी पाता, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। जल संत्रास जो है एक विश्वव्यापी रोग है, लेकिन विश्वव्यापी मतलब पूरे आपको कहीं पर भी दुनिया में सब जगह मिलेगा, लेकिन जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर इसका प्रभाव कम दिखाई देता है। लेकिन हम बाकी देशों को छोड़कर हमारे देश की बात करें तो भारत में यह रोग अभी भी काफ़ी फैला हुआ है या इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स यानी आवारा कुत्तों की संख्या ज़्यादा है और उनके प्रजनन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, जब इनका प्रजनन काल होता है, तब एक एक कुत्ते से आपको 7-7, 8-8 बच्चे हो जाते हैं और फिर वो बड़े हो के और क्योंकि जब उनको खाने को प्रॉपर नहीं मिलता है या कोई गलत चीज़ खा लेते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। और अगर पागल कुत्ता यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो उसको रेबीज या हाइड्रोफोबिया होना तय है। तो रोग फैलाने वाले जो इसके विषाणु या एजेंट हैं, तो आपको जैसा मैंने बताया उसका नाम है लिसे वायरस टाइप 1। लिसे वायरस टाइप 1 नामक विषाणु के प्रसारण के कारण यह रोग फैलता है। ये वायरस मांसाहारी पशुओं के लार, मूत्र, नाड़ी संस्थान और रक्त आदि में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन शाकाहारी पशु को भी अगर ये रेबीज से ग्रसित मांसाहारी पशु काट लें तो उनमें भी ये बीमारी हो जाती है। और जिन शाकाहारी जानवरों में ये बीमारी है वो अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेते हैं या चाट लेते हैं उनके घाव को, तो मनुष्य के अंदर जल संत्रास या हाइड्रोफोबिया के लक्षण पैदा हो जाते हैं। इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो आप इस रोग का औसत रूप से 40 दिन तक रहता है, लेकिन यह रोग 1 से 8 माह तक भी रह सकता है। औसतन अगर हम देखें तो ये 40 दिन का है। इसका उद्भवन काल इस बात पर भी निर्भर करता है कि रेबीज से ग्रस्त जानवरों ने किस स्थान पर कितनी तीव्रता से और कितनी मात्रा में वायरस को हमारे शरीर में प्रवेश करा के काटा है। यानी कई बार खाली स्किन के ऊपर काटता है, कभी आपका मांस भी साथ में आ जाता है, कभी भीतर तक उसमें घाव हो सकता है। यदि कुत्ते ने सिर, मुंह या छाती पर काटा है मनुष्य के, तो उसका उद्भवन काल कम होगा। वहीं बच्चों में इसका उद्भवन काल और भी छोटा होता है। यदि कुत्ते ने धड़ अथवा ऊपरी बाह में काटा है तो यह 40 दिन का उद्भवन काल जो है वो 40 दिन का हो सकता है। लेकिन अगर कुत्ते ने पैर या कमर के नीचे वाले भाग में काटा है, और जैसा कि अक्सर ऐसा ही होता है कि कुत्ता पाँव पर ही आक्रमण करता है, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपका 60 डेज का हो सकता है। और देखने में तो यहाँ तक भी आया है बच्चों कि ये एक बार ठीक होने के इसके अगर विषाणु शरीर में जीवित रह जाए तो कई सालों बाद भी वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति में हाइड्रोफोबिया के लक्षण दिखाई देते हैं। उस समय वो पहचान नहीं पाता इन लक्षणों को और उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस रोग का जो प्रसार है वो देखिए किस प्रकार से होता है। तो इस रोग के जीवाणु, जैसा कि मैंने बताया, मांसाहारी जीव की लार, मूत्र या नाड़ी संस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और जब रेबीज से ग्रसित कोई जानवर या पागल कुत्ता एक स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उसकी लार के माध्यम से ये विषाणु मनुष्य की त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और
नर्व एंडिंग्स के माध्यम से नाड़ी संस्थान में पहुंचते हैं। यानी जितने न्यूरॉन्स हैं उनके माध्यम से ये या जो हमारी संवेदना पहुंचाने वाले तंतु हैं उनके माध्यम से ये नाड़ी संस्थानों में पहुंच जाते हैं और रोग का फैलाव करते हैं। शाकाहारी पशु भी यदि रेबीज रोग से पीड़ित है तो उसके काटने मनुष्य के को काटने या घाव को चाटने से भी यह रोग फैल सकता है। जैसे कि गाय की अगर हम बात करें तो गाय मांसाहारी नहीं होती है, लेकिन यदि उस किसी गाय को किसी रेबीज वाले कुत्ते ने काटा और उसके विषाणु उस गाय के शरीर में प्रवेश कर गए और वो गाय यदि हमको किसी स्वस्थ मनुष्य को ये घाव को चाट लेती है या काट लेती तो नहीं है, लेकिन किसी घाव को चाट लेती है तो रेबीज के जीवाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने के पूरे चांसेस वहाँ पर रहते हैं। हाइड्रोफोबिया से पीड़ित बच्चे या बड़े जब दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को दांत से काट लें तो भी यह रोग फैल सकता है। छोटे बच्चे जैसा आपने देखा होगा गुस्से में या चिड़चिड़े होकर कई बार अपने माता पिता को काट लेते हैं, और यदि रिसेंटली उस बच्चे को किसी कुत्ते ने या किसी पालतू पशु ने या किसी रेबीज ग्रसित जानवर ने काटा है तो उसकी लार में भी उन रेबीज के जीवाणुओं का होना तय है। इसी प्रकार से इस रोग से संक्रमित व्यक्ति का रक्त हस्तांतरण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या अंग प्रत्यारोपण किया जाता है तो उससे भी स्वस्थ मनुष्य भी इस रोग से ग्रसित हो सकता है। रेबीज के जो वायरस हैं वो मांसपेशियों या संयोजी ऊतकों में अपनी गुणन क्रिया करते हैं, अपनी वंशवृद्धि वहीं पर करते हैं और फिर वहाँ से नर्व एंडिंग्स के द्वारा यानी नसों के सिरों के द्वारा नाड़ी संस्थान में पहुँचते हैं। केंद्रीय नाड़ी संस्थान में पहुंचकर ये तीव्र गति से अपनी गुणन क्रिया करते हैं और पूरे शरीर की नाड़ियों और ऊतकों में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अपना आक्रमण करके रोग को फैलाते हैं। इस रोग के लक्षण वैसे तो बहुत विजिबल हैं, एकदम से आपको पता चल जाता है, लेकिन कुछ जब ये कम सक्रिय होते हैं तब इसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि हम इसको सामान्य मानकर के इसका उपचार नहीं कराते और ऐसे हालत में व्यक्ति मृत्यु की कगार पर पहुंच जाता है। तो इसके लक्षण क्या हैं? इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के हाथ, पैर, कमर, सिर आदि में बहुत तेज दर्द होता है और बुखार 100-101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है और जिस स्थान पर कुत्ते ने या जानवर ने काटा है उस स्थान पर तेज दर्द या जलन रहती है। 3-4 दिनों के बाद रोगी की आवाज़ बदल जाती है और उसकी आवाज़ भी कुत्ते की आवाज़ जैसी हो जाती है। आँखों की पुतलियाँ फैलकर बड़ी और लाल हो जाती है, शरीर से अधिक पसीना निकलता है और मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन होने लगता है जिससे उसे तेज दर्द होता है। रोगी को तेज रोशनी के प्रति इरिटेशन होने लगती है और गर्म या ठंडी वस्तु के प्रति भी भय और आक्रोश रहता है। रोगी को खाने पीने में बहुत कठिनाई या दर्द होता है क्योंकि ग्रास नली में तीव्र संकुचन होने लगता है और ये पीड़ादायक होता है जिससे रोगी खाना नहीं खा पाता और यहाँ तक कि उसे किसी भी प्रकार के पेय पदार्थ पीने में भी डर लगता है। रोगी को जल से भी भय लगता है और वह जल देखना तक पसंद नहीं करता। रोगी चिड़चिड़ा, क्रोधित और उत्तेजित हो जाता है, उसमें निराशा की भावना और मृत्यु का डर बैठ जाता है। मांसपेशियों में तीव्र पीड़ा होने लगती है जिससे उसकी 4 से 5 दिन के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है। रेबीज से ग्रसित कुत्ते में क्या लक्षण पाए जाते हैं? ये तो मनुष्य के अंदर है। अब यदि रेबीज ग्रसित कोई कुत्ता है तो उसमें क्या क्या लक्षण है? देखिए, कुत्ता अकारण भौंकने लगता है, यानी लगातार भौंकेगा, बिना किसी को देखे लगातार भौंकता रहता है। उसकी आवाज़ भी बदल जाती है क्योंकि उसके वायरस उसकी लार में बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और कुत्ते इधर से उधर भागने लगते हैं। और कुत्ता इधर उधर जब भागता है और ठोस वस्तु जैसे लकड़ी, पत्थर, दीवार आदि को भी काटने के लिए तत्पर हो जाता है। कुत्ते की आंखें लाल हो जाती है और वो कुत्ता पागल हो जाता है। कई बार कुत्ते की पिछली टांगों में पक्षाघात यानी पैरालिसिस लकवा हो जाता है जिससे उसे चलने में कठिनाई होती है और वो पैरों को
घसीट कर चलता है। आपने देखे होंगे इस प्रकार के कई रोड डॉग्स या स्ट्रीट डॉग्स इस प्रकार के देखे होंगे। तो ये निश्चित है कि उन कुत्तों में रेबीज के जीवाणु हुआ है या रेबीज का आक्रमण उनके ऊपर हुआ है। रोग होने के 3 से 4 दिन बाद कुत्ते की मांसपेशियां अकड़कर सीधी हो जाती हैं। वह सुस्त और मूक हो जाता है। श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है और कुत्ते की भी 4 से 5 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। इसका जो प्रतिरक्षण है बच्चों, देखिए इम्यूनाइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का जानना, क्योंकि इस तरह के रोगी आए दिन हमारे सामने आते हैं, तो हमको उनको बताना होगा कि इसके बचाव के लिए कौन कौन से वैक्सीन्स उपलब्ध हैं। तो इस रोग से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति को एंटी रेबीज के टीके लगाए जाते हैं। ये टीके रेबीज के विषाणु से ही तैयार होते हैं। पालतू कुत्ते या बिल्ली में भी एंटी रेबीज के टीके अवश्य लगवाने चाहिए। अपन कई बार सोचते हैं कि तो हमारा कुत्ता तो कहीं जाता ही नहीं है, घर में ही रहता है, तो हम इसको टीके नहीं लगवाएं, लेकिन ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। और इन जो पालतू पशु जो भी है, कुत्ता या बिल्ली जो भी आप पाल रहे हैं, उसके अंदर एंटी रेबीज के टीके अवश्य लगवाने चाहिए। कई प्रकार के टीके बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें 3 प्रकार के टीके जो है वो मुख्य हैं। नर्वस टिश्यू वैक्सीन, दूसरी है डक एम्ब्रियो वैक्सीन, और तीसरी है सेल कल्चर वैक्सीन। पहली है नर्वस शिशु वैक्सीन, जिसको एनटीवी बोलते हैं, और डक एम्ब्रियो वैक्सीन को डीईवी बोलते हैं, और सेल कल्चर वैक्सीन को सीसीबी बोलते हैं। मनुष्य के काटने पर 14 दिन तक एंटी रेबीज के टीके लगाए जाते हैं। कुत्ते को 3 से 4 महीने के भीतर इसके टीके लगा देने चाहिए। साथ ही साथ एक बूस्टर डोज भी दी जानी चाहिए। हालांकि आजकल इसका टीकाकरण का तरीका बदल गया है और इसमें 3 या 5 या 7 टीके इसके रेबीज के लगते हैं, और 5 टीकों का जो एक कोर्स है वो ज़्यादा चलता है, जिसमें पहला टीका तो जैसे कुत्ता काटा उसी दिन आपने लगवा लिया, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 वीक बाद, फिर 15 दिन बाद, और फिर 1 महीने बाद। इस तरह से उसका टीकाकरण का शेड्यूल रहता है। फिर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इन टीकों का प्रयोग करें। जो इसका उपचार है, तो रोगी को सबसे पहले तो कम रोशनी वाले और शांत कमरे में रखें। रोगी को उत्तेजित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उत्तेजना की अवस्था में उसकी मांसपेशियों में और भी तेज ऐंठन होगी। रोगी को आहार अथवा किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आहार से उसके भोजन की नलियों में भोजन नली की जो मांसपेशियां हैं उनमें तीव्र संकुचन होता है, और ये पीड़ादायक होता है, तो रोगी को वो परेशान कर सकता है। इसी प्रकार से रोगी को ज़्यादा बोलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका एक ये भी लक्षण है कि रोगी बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है इस समय में। ठीक है, तो उसको बातें नहीं करें उससे, और उसको बोलने भी न दें ज़्यादा। निरोधक जो उपाय हैं, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो इसकी सबसे पहले रोगी की सूचना तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में और स्वास्थ्य अधिकारी को देनी चाहिए, जिससे कि वो उस कुत्ते को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट कर सकें। दूसरा, रोगी को का पृथक्करण करना चाहिए, उसको आइसोलेशन करके उसका एकांत में कम रोशनी वाले कमरे में रखा जाना चाहिए। रोगी की लार और अन्य स्त्राव को जला देना चाहिए, यानी उसको आप खुले में उसका डिस्पोजल ना करें। जिस स्थान पर कुत्ते ने काटा है उस स्थान को अच्छी तरह से साबुन से या साफ पानी से धो लेना चाहिए, और उसके बाद विसंक्रामक घोल से भी साफ करना चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि रोड के ऊपर ही कुत्ता काट गया, तो वहाँ पर हमारे पास कोई विसंक्रामक घोल नहीं होता, तो जो भी उपलब्ध साफ पानी है, सबसे पहले उसको साफ पानी से धो दीजिए। यदि साबुन उपलब्ध है तो साबुन के पानी से उस घाव को धो दीजिए। यदि आपके पास में डिटॉल या कोई भी सेवलॉन, कोई भी विसंक्रामक पदार्थ है, का घोल वहाँ पर है, तो आप उस घोल को पानी में डाल करके उससे उस घाव को साफ धो दीजिए। घाव को कॉटरीकरण करना चाहिए। कॉटरीकरण क्या होता है बच्चों? कॉटरीकरण है कि माचिस की तिली पर कार्बोलिक अम्ल या शीरे का अम्ल या पोटेशियम परमैंगनेट लेकर घाव पर लगाया जाना चाहिए, और 1 मिनट बाद उसे स्प्रिट से धो देना चाहिए, ताकि अतिरिक्त अम्ल वहाँ से निकल जाए। साथ ही साथ अगर
कुत्ते का काटा घाव बड़ा हो तो भी टाँके नहीं लगवाना चाहिए। खुला रहेगा तो स्राव के माध्यम से उसमें से विषाणु बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बंद कर देंगे तो उसके जो वायरस है वो भीतर ही भीतर घूम के रोग को पैदा कर सकता है। तो ये है रेबीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी। और बच्चों, इसके साथ ही आपका कोर्स भी आज कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से रिवीजन या प्रैक्टिकल की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आपको कोई भी समस्या हो पूरे सिलेबस में भी और इस चैप्टर में भी, तो आप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।